फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अभी तक एक ही क्वेश्चन मिला है। प्रीवियस ईयर्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थ्रो लाइट ऑन इट्स रिजल्ट। 2014 के आसपास 2014 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, कोई एक साल में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। अगर आपको मिलता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा कि एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और आए थे लेकिन हमने ढूंढा तो हमें तो सिर्फ अभी तक एक ही मिला है 2014 से लेकर 2019 तक। 10 मार्कर पर क्वेश्चन आ जाता है, 10 मार्कर पर ही आएगा, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को छोड़ के मत जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में आ सकता है क्योंकि एक बार आ चुका है। इसीलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थ्रो लाइट ऑन इट्स रिजल्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस क्या, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एक तरह का रेवोल्यूशन था, आंदोलन। चीज़ें मल्टीपल स्टेजेस पे बदलती गई और एक वास्ट इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो फ्यूडल सिस्टम था, जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी और कैपिटलिज्म, फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिज्म आया। जो क्लोज इकोनॉमी थी, थोड़ा सा उसमें ओपन इकोनॉमी जैसा कंसेप्ट क्रिएट हुआ। लोग पैसे को इकट्ठा करके और मल्टीपल फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते रहे। ये तब हो पाया जब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ। ठीक है, हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो ये और दूसरा कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम दोनों को कवर करते हैं अभी शॉर्ट में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस मोस्टली इंग्लैंड से संबंधित ज़्यादा रहा है क्योंकि इसका जो बर्थ प्लेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ये माना जाता है कि इंग्लैंड ही रहा है। इंग्लैंड की वो कॉलोनीज और इंग्लैंड जो एक वन इंग्लैंड हुआ करता था बहुत पहले, जो बहुत बड़ी लैंड हुआ करती थी इंग्लैंड की, आज का छोटा सा ब्रिटेन नहीं, तब का आयरलैंड, नीदरलैंड सब जोड़ जाड़ के जो बनता था, उस वक्त का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन लैंड्स पे शुरू हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जस्ट कुछ समय बाद से, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुका था और ये 1860 तक चला। 19th सेंचुरी के एंड तक ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सिलेबस में है उसकी बात वहाँ तक चलेगी। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आती है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी खोज हो चुकी थी, इसीलिए वो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं कई लोग। इसलिए 1860 तक का हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वही इसके कंसेप्ट में मैच कर रहा है कि ओल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, जब पहली बार शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, इन्वेंट होना शुरू हुई और उसका इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में और जनता में उसका उपयोग होने लगा। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, एकदम से इकोनॉमिक बूस्ट आया उन 2 दशकों में, 2 सेंचुरीज में, सॉरी 2 सेंचुरी एकदम से इकोनॉमिक बूस्ट आया। किस किस में आया, कॉटन्स में आया, मिनरल्स मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में आया, नेटवर्क्स में आया, ट्रांसपोर्टेशंस में आया, रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई थी, ये सब फैक्टर्स जिन्होंने एक इकोनॉमिक ग्रोथ करी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सीक्वेंशियली आए। In cotton iron industry, coal mining, building of roads, canals and foreign trades. It has 4 stages of development. Industrial development की बात करते हैं तो ये 4 stages के development से होते हुए गया है। ये 4 stages क्या क्या हैं देखते हैं। Introduction of new technology, use of new mineral resources of energy, workers in factories, new methods for transportation. पहला क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई। क्या नई टेक्नोलॉजी आई, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में टेक्सटाइल से स्टार्ट हुआ। टेक्सटाइल ही ऐसा सेगमेंट था जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अच्छी खासी शुरुआत हुई। हम 1800 तक हैंडलूम, हाथ से वीविंग करते थे। मतलब क्या होता था कि जैसे कंट्री साइड, ऐसे इंग्लैंड के आउटर में, आउटस्कर्ट्स में जो कम्युनिटी रहती है, जो फैमिलीज रहते हैं, जो बंजारे लोग थे, जो ट्राइब्स थे, जो नोमेडिक थे, जो वीविंग जानते थे, बुनकर थे, उनको इंग्लैंड के शहर के लोग, उनको रॉ मटेरियल दे दिया जाता था और वो उसको तैयार करके बुन के महीना, 2 महीना, 1.5 महीने में तैयार करके एक कपड़ा बना के दे दिया करते थे। फिर उसको वो शहर में जाके कटिंग फटिंग करके उसको पूरा एक सूट या एक
पूरा एप्रन बना दिया जाता था जिसका इस्तेमाल होता था, फिर वो सेल करते थे उसे। ये होता था 1800 में, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, हाथ से होता था हर काम, हर चीज़ हैंड से होती थी, ठीक है। फिर आया 1820 का आसपास का दौर, हैंडलूम की खोज हुई, हैंडलूम्स आए, मतलब हाथ से बनाना शुरू करा वुडन का। आज भी हैंडलूम आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं कई जगह, लकड़ी के पूरा एक मशीन्स होती थी, उसमें हाथ से और पैरों से चलाते थे और कपड़े वीव होते थे। फिर 1850 के आसपास और 1900 तक पावर लूम्स की खोज हुई। पावर लूम्स क्या, डीजल डलता था, डीजल कह लो या फिर स्टीम इंजन से मशीन्स ऑटोमेटिक चलती थी, उसको बस इनिशियली एक जर्क देना पड़ता था, फिर वो मूव करती थी, जिससे कॉटन या कपड़े धागे वीव होते थे और उससे एक कपड़ा बन जाता था। तो ये हैंड, पहले हाथ का यूज़ करा गया, फिर हैंडलूम्स आया, फिर पावर लूम्स आए, अब मल्टी पावर लूम्स है। ऐसे करके टेक्सटाइल में ये डेवलपमेंट शुरू हुए। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अर्ली फेज था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ही टेक्सटाइल से हुआ। इससे क्या फ़ायदे हुए, चीज़ें जल्दी बनने लगी, इससे यही फ़ायदे हुए। जो मशीन्स का उपयोग ज़्यादा होने लगा, मशीन से जो डिमांड थी वो पूरी हो रही थी। पहले क्या है, इंडिया से कॉटन आता था, फिर ये लोग उसे थोड़ा सा काट छाट करके बेचते थे, डिज़ाइन करके, दूसरी कंट्री से ख़रीदती थी, बहुत प्रोसेस होती थी। अब मशीन्स आ गई है, अब वहीं के वहीं लेबर का यूज़ कर लिया जाता है, ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती मशीन्स को चलाने में। एक ही जगह पे सारे लेबर्स इकट्ठे हो जाते थे, सुपरवाइज़र अच्छे से उनको सुपरवाइज़ कर लेता था, ओनर जो था वो देख लेता था, एक डिसिप्लिन चालू हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट आ गए, लेबर लॉज डेवलप होने लगे, लेबर एक्ट आ गया, उनके एक फिक्स्ड इनकम फिक्स कर दी गई, वेज रेट सिस्टम आ गए कि एक दिन में इतना काम करना है, इतने घंटे काम करना है तो इतना रुपया मिलेगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी आने से, मशीन्स आने से ये फ़ायदा हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। इंग्लैंड अकेले कपड़े बनाने लगा, भारतीय कपड़ों की जरूरत ही नहीं लगी, उसने अपनी मशीन्स का ऐसा यूज़ करा कि पूरे यूरोप में फैल गया, यूरोपियन टेक्सटाइल पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल तक की बात हुई थी, टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्सटाइल तक आई थी, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी, एक और इन्वेंशन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो था स्टीम इंजन। 1760 या 1765 के आसपास जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को खोजा, स्टीम इंजन बनाया, मतलब जिसका इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का। उन्होंने क्या करा, पानी के भाप का इस्तेमाल मशीन को मूव करने में यूज़ करा, तो पावर लूम्स में एक सेगमेंट जुड़ गया, मशीन्स काम करने लगी, ह्यूमन इंटरफेयर कम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स और मशीन्स रिसोर्स पैरेलल काम करने लगे। आदमी से मशीन्स ऑपरेट करते थे और थोड़ा बहुत उसको काट छाट करते थे, बाकी मशीन पूरा कपड़ा वीव कर देती थी। और इसी मशीन्स का यूज़ हुआ कोल माइनिंग्स में। हम आयरन ओर निकालने लगे, मिनरल्स मशीन जब स्टीम इंजन का यूज़ करा तो स्टीम से मोर पावरफुली पानी के साथ मटेरियल्स ऊपर आता था कोल माइंस में या मिनरल माइंस में, और फिर उसकी ओरिंग कर दी जाती थी, उसमें से मेटल्स का यूज़ कर लिया जाता था, जो इंपॉर्टेंट मेटल्स होते थे वो ले लिया जाता है, इसे स्मेल्टिंग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा होने लगा, तो फिर इसी के साथ साथ हमने मिनरल्स को एलॉय बना के यूज़ करने लगे, क्योंकि मिनरल्स हमें आसानी से मिलने लगे, बहुत कम समय में मिलने लगे। फिर एलॉय बनने लगे, स्टेनलेस स्टील इसी से आ गया, स्टील की भी फिर इसी से खोज हुई, इनका उपयोग करके आयरन की स्मेल्टिंग हुई, फिर स्टील हमें मिलने लगा। ठीक है, मशीन्स को ड्राइव करने के लिए बहुत यूज़ होने लगा। ऐसा है, पंप वाटर आउट ऑफ माइंस, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज करी थी। साथ ही साथ फिर स्टीफेंसन आए 1815 के आसपास, इन्होंने 1830 के आसपास इन्होंने इंजन, स्टीम इंजन डेवलप कर दिया। स्टीम इंजन ट्रांसपोर्टेशन में लेने लगे हम, पानी गर्म होने लगा और पानी भाप में कन्वर्ट हुआ, तो स्टीम ने मूवमेंट भी करना शुरू कर दिया, तो ट्रेन का इंजन आगे जगह, पीछे से वो पूरे गुड्स और वैगन ट्रॉलीज को भी मूव कराने लगा, तो गुड्स यहाँ से वहाँ मूव होने लगे। स्टीम भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना गया है, एक नई टेक्नोलॉजी मानी गई उस वक्त अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। जैसे टेक्सटाइल में हैंडलूम्स और पावरलूम्स माने गए, वैसे ही सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ न्यू मिनरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
न्यू मिनरल सोर्सेज खोजे गए। न्यू मिनरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? कोल हो सकता है, चारकोल हो सकते हैं, कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो देर तक जलते हो। इसी के साथ ओर्स भी ढूंढे जाने लगे। फिर फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उनका भी इस्तेमाल होने लगा। उनको एनपीके कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। ये सब न्यू मिनरल्स की भी खोज उस वक्त होने लगी। ट्रांसपोर्टेशन गुड में सिर्फ सिंपल लकड़ियों का उपयोग होता था, उसे सुखाया जाता था, फिर वो जलती थी, स्टीम क्रिएट होती थी, उन्हें जलाने के बाद, पानी को गर्म करने के बाद फिर चीज़ें मूव होती थी इधर से उधर और मशीन्स ड्राइव होती थी। लेकिन अब ऐसी चीज़ों के होना है, कोल को ढूंढा जाने लगा, चारकोल्स बनाने लगे हम, फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स निकालने लगे जो देर तक जले, जिससे पानी गर्म होकर स्टीम टरबाइन को घुमाए या फिर स्टीम मूव करे चीज़ों को, स्टीम का यूज़ हो सके मशीन को ड्राइव करने में। तो न्यू मिनरल्स हो गया। इन्हीं मिनरल के साथ नए नए ओर्स आने लगे। हमने बॉक्साइट मॉक्साइट सब ढूंढना शुरू कर दिया। सिर्फ आयरन तक हम सीमित नहीं रह गए, और भी मिनरल्स हमें मिलने लगे। साथ ही साथ हमने सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फर्टिलाइजर्स में। ये भी एक मिनरल रिसोर्सेज है, जिससे एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। यूरिया के साथ, मैन्योर के साथ इसे मिलाया जाना, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, हार्वेस्टिंग अच्छी हुई, हमें फ्यूल तो मिल ही रहा था, हमें फोडर्स भी मिले, खाने की कोई कमी नहीं थी। इससे लोग लंबा ट्रैवल करने लगे। वो टेक्नोलॉजी को लेके मूव करते थे इस ज़मीन से दूसरी ज़मीन पे और वहाँ उगा लेते थे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता था। फिर वो अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या साइंटिफिक अप्रोच लगा के आगे मशीन्स को बढ़ावा दे के नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगे। इससे पॉइंट है वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। अब वर्कर्स इन फैक्ट्रीज की बात करें हम, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में वर्कर्स आने लगे, एक ही जगह पे सारे वर्कर्स मिलने लगे, वर्कर्स को वेज रेट अच्छे मिलने लगे, फैक्ट्रीज में बहुत सारी सुविधाएं आने लगी, मशीन्स था, उनको मज़ा आने लगा मशीन का इस्तेमाल करते हुए। ह्यूमन इंटरफेयर कम हो गया कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें कम हो गई, अब मशीन से प्रोडक्शन बढ़ गया, डिमांड के हिसाब से वो काम करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, उन मशीनों को चलाने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, फिर मशीनें आई, फिर प्रोडक्शन बढ़ा, ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल गया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिना लेबर वर्कर से आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं मान सकते। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। जब सब कुछ हो गया, मशीन्स बन गई, मिनरल्स मिल गए, वर्कर्स मिल गए, वर्कर्स स्किल्ड हो गए, वो और नई चीज़ें खोजने लगे, एक मशीन से दूसरी मशीन का डेवलपमेंट, दूसरी से तीसरी मशीन का, और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ने लगा। कैनाल्स नेटवर्क डेवलप करे हमने, जहाँ नेशन और कॉन्टिनेंट तक हम नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ कैनाल्स का यूज़ करने लगे। रोड्स यूज़ हुई, एसफॉल्ट एंड टार का इन्वेंशन हुआ, रोड्स परफेक्ट हार्ड रोड बनाने के लिए ताकि हैवी व्हीकल्स मूव कर सके। और इनके अलावा सबसे बड़ा स्टीम इंजन, स्टीफेंसन के स्टीम इंजन के कारण, रेलवे स्टीम इंजन के कारण, तो रेलवे रोड नेटवर्क भी फैल गया सब जगह। अब गुड्स का मूवमेंट एक कंट्री तक नहीं, मल्टीपल कंट्री तक, अक्रॉस द बॉर्डर, बियॉन्ड द नेशन शुरू हो गया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ टेलीग्राफिक इन्वेंशन हुए। जब सेकंड इंडस्ट्रियल ये रेवोल्यूशन ख़त्म होता तो एक सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था, जिसमें टेलीग्राफी खोजी, मोर्स ने टेलीग्राफ खोजा, ग्राम बेल ने टेलीफोन खोजा, कम्युनिकेशन बढ़ा,
अल्फा एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब खोजा, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में रात को भी काम होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट इतना हो गया कि सब जगह लाइट्स उनको लगाने में सुविधाएं मिल गई, क्योंकि नए नए साइंटिफिक आविष्कार हो रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज शुरू हो गई 1860 के बाद। ये इसके बाद की बात है, इन सब के सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना गया उसे 1860 के बाद। अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जब एंड हो रहा था तब इन सब चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की। ये 4 स्टेजेस पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मिनरल्स, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशंस। इससे लॉजिस्टिक बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन से हार्ड मटेरियल्स बनने लगे, आयरन के अलावा भी कई मटेरियल्स की खोज होने लगी। जैसे जैसे डिमांड आती गई लोग अपना दिमाग लगाते गए और चीज़ें खोजते गए। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलता रहा और आज भी कंटिन्यू है, देखा जाए तो अभी भी चल ही रहा है, रेवोल्यूशन हो ही रहा है। न्यू साइंटिफिक एज में हम खड़े हैं, 4th या 5th जनरेशन में। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ क्या थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहला कॉज, मतलब क्या कारण थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्या कारण थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, इंग्लैंड ही क्यों इसकी बर्थ प्लेस बनी। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब इसमें इंटरमिंग्ड है, कोशिश करेंगे अलग अलग करने की कैसे होता है। पहला तो है एक्सपेंशन इन ओवरसीज ट्रेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ी इंपीरियल पावर बन गया था, कॉलोनियल रूल सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का था। ब्रिटेन ने और कंट्री हॉलैंड, फ्रांस, अमेरिका इन सबसे आगे निकल चुका था। ब्रिटेन का अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, तो सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर थी। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, और इसमें ब्रिटेन तो सबसे आगे था ही एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड में। ट्रेड का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया। 17th-18th सेंचुरी ब्रिटेन एक बहुत बड़ा कॉलोनियल एम्पायर बन के खड़ा हुआ। डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन दीज मार्केट्स गेव अ स्टिमुलस टू द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर टू अडैप्ट मशीन मेथड्स। ब्रिटिश को गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा, वो बिजनेस मीडिएटर बन के बिजनेस बहुत करने का, ब्रोकर, वो कहीं गरीब देश से लेते थे और कोई और देश को बेचते थे, तो उनके पास डिमांड थी और देशों से, तो उन्हें सप्लाई चाहिए थी गरीब देशों से, और इस चीज़ को करने के लिए उन्हें मशीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो मशीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उन्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना पड़ा कि इंडस्ट्रीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फिर तो उन मटेरियल्स को परफेक्टली गुड्स बना के बेचने में, फाइनल डिज़ाइन तक पहुंचा के सेल करने में। तो ब्रिटिश ने अपना ट्रेड एक्सपेंशन बढ़ा लिया था, वो सब जगह पहुंच चुके थे, इसीलिए मशीन्स के आविष्कारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का सेटअप ज़्यादा हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा कारण एक ये भी था। कैपिटल की अवेलेबिलिटी, ब्रिटेन के पास इतना पैसा था, अतः उसने इंपीरियलिज्म और कॉलोनियल की दम पे सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था, भले ही वो करप्ट मीन से हो या फेयर तरीके से, लेकिन उन्होंने, इनकम उनकी बहुत ज़्यादा थी, उन्हें कई कंट्रीज से पैसा मिल जाता था, वो ट्रेडिंग कर लेते थे, जिसके कारण से वो इन्वेस्टमेंट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। उनके पास इतना कैपिटल आ गया था कि वो नई मशीन्स, नई इंडस्ट्री में सेटअप करने में सोचते नहीं थे, वो लगा देते थे पैसा। उस पूंजी जब इकट्ठी हो गई तो कहीं ना कहीं उसे फ्लो तो करानी पड़ेगी, तो इनोवेशंस के साथ उन्होंने चीज़ों को करा। न्यू मशीन्स के डेवलपमेंट में उन्होंने उसे खर्चा करा, इंडस्ट्रियल सेटअप में उन्होंने खर्चा किया। एक्चुअली इंडस्ट्रियल सेटअप का फैक्ट्रीज ही नहीं था, इंडस्ट्रियल सेटअप एग्रीकल्चर भी था। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने मसालों वगैरह में भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया। फर्टिलाइजर्स को, नए नए तरीके फर्टिलाइजर्स के कॉम्बिनेशंस को बनाने में भी उन्होंने पैसा खर्चे, क्योंकि उनके पास कैपिटल थी। ये एक कॉजेज था कि क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में। तो ब्रिटिश और अदर ऐसी इंपीरियल कंट्रीज के पास पैसा था काफ़ी। एक और होता है प्रैक्टिकल माइंडसेट।
या साइंटिफिक एटीट्यूड, इसको ये भी कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड ऑन टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, जो इंग्लिश रिसर्चर्स थे, जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे, उनका पता नहीं क्या प्रैक्टिकल माइंडसेट था ऐसा कि वही दिमाग लगाएं जिसकी ज़रूरत है। बेंट ऑफ माइंड ऑन टेक्नोलॉजी साइंटिफिक एटीट्यूड था, वो हर वही चीज़ पे पैसा लगाते थे या वही दिमाग ज़्यादा लगाते थे जो उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, जो उनकी इनकम को बढ़ा सके, जो लाइफ को इजी कर सके, जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सके, जो कमा के ला सके, उसी जगह वो अपना दिमाग लगाते थे। ये इंग्लिश रिसर्चर की आदत थी, प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड ऑफ द इंग्लिश रिसर्चर। इंग्लिश साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कंसंट्रेटेड मेनली ऑन दोज इन्वेंशंस ऑफ साइंस विच हैड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, वहीं ज़्यादा अपना दिमाग लगाते थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन थी, तो सब तो खुद के, जब जनसंख्या ही कम है तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स कम है, बाहर से स्लेव्स ला के रखें, वो करवाएं, तो फिर लैंड कम है, बहुत सारी दिक्कत थी। तो स्मॉल पॉपुलेशन इसका बहुत बड़ा कारण था। कम जनसंख्या थी, सफिशिएंट खाने को था, बैठ के क्या करें, साइंटिफिक एटीट्यूड लगाओ, साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित कोई ना कोई इकोनॉमिक ग्रो करो, तो नई नई टेक्नोलॉजी को बनाना शुरू करो। नई नई टेक्नोलॉजी बन गई तो उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी बनेगी, और कमाओगे और बेचोगे। ये स्मॉल पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा, स्मॉल साइज ऑफ इंग्लैंड्स पॉपुलेशन विच कुड नॉट कोप विद इंग्लैंड्स ग्रोइंग ट्रेड। ट्रेड इतना बढ़ गया था, इतनी जगह उन्हें हाथ पैर मार लिए थे, उनकी जनसंख्या ही कम थी, उन्हें इसीलिए मशीन कैपिटल की जरूरत पड़ गई। वो नए नए डिवाइसेस की खोज करते रहे, प्रोडक्शन में लगाते रहे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल एज कोल इंडस्ट्री, सब जगह उन्होंने अपने हाथ फैला लिए। शॉर्टेज ऑफ लेबर फोर्स कंपेल्ड द ओनर्स टू एनकरेज एंड अप्लाई न्यू मैकेनिकल डिवाइसेस। ये कारण था, स्मॉल पॉपुलेशन हो गया। इसके बाद है सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, देख लिया, 4 हो गए, 5वां भी है सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री जो लंबे समय तक स्टेबल रही, वहाँ पर पॉलिटिकल अपहील, पॉलिटिकल टर्मोइल रहा ही नहीं। सोशली वो सिंपल सिर्फ रिच एंड पुअर वाला डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था वहाँ पे। पुअर तो बहुत कम थे, सभी रिच थे। उधर सोशल डिस्क्रिमिनेशन रहा भी नहीं, ऑल आर वाइट एंड वाइट्स आर सुपीरियर, ये कंसेप्ट चलता रहा, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। दे आर वेल आर्म्ड, दे आर वेल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टेबिलिटी उनके पास रही, जिस कारण से उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा एक और कोई पॉइंट हो सकता है, एक्सपेंशन हो गया, कैपिटल हो गया, प्रैक्टिकल माइंडसेट हो, साइंटिफिक, हाँ, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, वो नई नई लैंड्स को खोजते रहे, वोएजेस और जर्नी के द्वारा कैप्चरिंग भी करते रहे, वहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते रहे, वहाँ के मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन किया, वहाँ की जनता का भी एक्सप्लॉइट करके उसको इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। तो ये भी हो सकता है कि डिस्कवरी ऑफ लैंड्स, नई नई ज़मीनें खोजी, नए नए कॉन्टिनेंट्स की तरफ वो बढ़े, जहाँ जहाँ उन्हें लगता था यहाँ फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से वो बिजनेस लेकर आए। ये कॉजेज़ रहे हैं। इस 6 कॉजेज़ को हम यूज़ करके आंसर बना सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाए तब ये आंसर हो सकता है आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन रह गया है और वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 रह गया है। इस पर भी क्वेश्चंस बने हैं, इसको देख लेंगे हम। ओके, थैंक यू।